सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब। ये पाकिस्तान के जर्मनी और भारत में सफ़ीर रहे। बासित साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल है, उसके साथ-साथ पिछले कुछ महीनों से मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिसाइफर विद अब्दुल बासित के नाम से एबीएन न्यूज़ पे बासित साहब का प्रोग्राम आ रहा है। मैं बड़ा शौक से इनका प्रोग्राम देखता हूँ। आज बासित साहब से गुफ्तगू करेंगे भारत में अभी हाल ही में मुकम्मल हुए G20 समिट के ऊपर। बासित साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बासित साहब। पाकिस्तान के अंदर G20 समिट को कैसे देखा गया? मैंने कुछ अंग्रेजी अखबार में तो कुछ आर्टिकल्स देखे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबर जो है बिल्कुल गायब रही। क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रिंट मीडिया में भी खबरें आती रहीं और प्रिंट मीडिया तो भरा पड़ा है। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें भी बहुत लोग अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, दो इसके ज़ाविये एंगल हैं देखने के। एक तो वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी देखिए भारत का कितना इंटरनेशनल क्लाउड बढ़ गया है, यहाँ तक कि G20 की समिट भी वो होस्ट कर रहा है और बड़ी ऑनर की बात है भारत के लिए, और भारत अब इज़ इन अ डिफरेंट लीग। एक तो ये एंगल है इसके बारे में, और फिर लोग पाकिस्तान का भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली उस तरह स्टेबलाइज नहीं हो सका, हमारी इकॉनमी अभी तक डिपेंडेंट है IMF वगैरह पे, तो हमें कुछ सीखना चाहिए बाकी ममालिक से भी कि हमारे हमसाया ममालिक किस तरह कर रहे हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। दूसरा नुक्ता नज़र ये भी है सामने कि जी ठीक है, G20 का मेंबर है और भी 20-19 ममालिक G20 के मेंबर्स हैं, और ये एक एनुअल समिट होती है। पिछले साल इंडोनेशिया में थी, इस साल भारत में इंडिया में होगी, अगले साल ब्राज़ील में हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अलग बात है कि भारत इस वक्त इकनॉमिकली उसने अपने आप को अच्छी तरीके से पोजीशन कर लिया है, और उसमें यकीनन भारत के लोगों को उस पर फ़ख्र करना चाहिए मेरे ख्याल में। जी, आपका ज़ाती ओपिनियन क्या है? बहुत सारे लोग इस उम्मीद में थे कि इस दौर में कि जब यूक्रेन में एक जंग हो रही है, रूस और चीन के जो प्रेज़िडेंट हैं वो भारत नहीं आए हैं, वेस्ट के साथ उनका एक कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे में कितना मुश्किल होगा इंडिया के लिए कोई जॉइंट स्टेटमेंट लेना, कोई डिक्लेरेशन हासिल करना। आखिरकार न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन हो ही गया। हाउ सरप्राइज्ड यू वर सर? ये नहीं, साइन। देखिए सिर्फ एक ही बुनियादी नुक्ता था। अगर आप बाली डिक्लेरेशन को देखिए, G20 का पिछले साल का, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन देखिए, तो बुनियादी तौर पे तो सारी वही बातें हैं। जहाँ पे एक बात मुख्तलिफ है वो यूक्रेन पे जो पैराग्राफ है वो मुख्तलिफ है। अगर आप पिछला बाली का डिक्लेरेशन में, तो उसमें बड़ी सख्त लैंग्वेज, बल्कि वहाँ उस डिक्लेरेशन में रिफ़र किया गया है UNGA की जो रेजोल्यूशन है यूक्रेन पे, जिस पे 140 ममालिक ने उसके हक में वोट दिए। भारत और पाकिस्तान ने उससे अब्सटेन किया। तो इस वक्त अगर आप दिल्ली का डिक्लेरेशन में देखिए, तो उसमें जो है उसका जो रेफरेंस है उस रेजोल्यूशन का जो बाली डिक्लेरेशन में है, उसको निकाल दिया गया। उसके बाद तो ये बड़ा एनोडाइन सा एक पैराग्राफ है। अच्छा, मुझे कभी भी शक नहीं था कि डिक्लेरेशन इशू नहीं होगा। हुँ। डिप्लोमेसी में हमेशा देखिए गुंजाइश रहती है, स्पेस रहती है गिव एंड टेक की। और चूंकि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ मौजूद नहीं थे, सर्गेई लावरोव मौजूद थे, और वो जो एक कंडेमनेशन की बात थी वो निकल गई, तो फिर मेरे ख्याल में रशिया ने भी एक लिहाज से अकोमोडेट किया। फिर ये भी देखिए कि उस पुराने डिक्लेरेशन में जो वर्ड था वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, एब्सोल्युटली। और इसमें है वॉर इन यूक्रेन, तो इससे भी न्यूआंस में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर दोनों साइड्स ने कंप्रोमाइज़ किया है, विच इज़ गुड आई बिलीव, इसमें हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, लेकिन बिल्कुल मुझे आप ठीक कह रहे जी हाँ। हैं। मैं भारत की कामयाबी इस हद तक समझता हूँ कि एक डिक्लेरेशन ले पाना और वेस्ट को भी नाराज़ ना करना और अपने जो पार्टनर्स हैं रशिया के अंदर बैठे हुए, उनको भी नाराज़ नहीं किया। ये तो एक विन-विन सिचुएशन है। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। आप तो खुद एक डिप्लोमैट रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जी कोई नाराज़ ना हो और सब खुश होके चले जाएँ।
देखिए, अब डिपेंड करता है कि हाउ यू इंटरप्रेट थिंग्स। समटाइम्स ओके। इट हैपेंस के बहुत से मल्टीलैटरल सिस्टम में, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20, बहुत से ममालिक चीज़ों पे एग्री तो कर जाते हैं, लेकिन वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रशिया को ले लिए तो वो तो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि क्राइमिया तो हमेशा से रूस का ही हिस्सा था, वो हमने 1954 में दे दिया था यूक्रेन को, हमने वो वापस ले लिया, वो तो सारी रशियन पॉपुलेशन है। तो इट ऑल डिपेंड्स, बट आई एम ग्लैड इंडियन एक्चुअली चूंकि होस्ट था, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी थी, इसमें कोई शक नहीं है, बीइंग द होस्ट। और उन्होंने एक पैराग्राफ भी दिया नया, विच ऑन विच एवरीबडी एग्रीड। सो अच्छी बात है, हमें तो इससे कोई, क्योंकि हमारे तो रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं जिस तरह भारत के हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डिक्लेरेशन से, ना हमें कोई डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ये डिक्लेरेशन। एब्सोल्युटली। इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर को आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा ये एक इनिशिएटिव है जिसके ऊपर एक तरह से तमाम ममालिक के अंदर एक सहमति बनी है? देखिए, पहले मैं सहारन एक एक बुनियादी बात कर लूँ, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का बराह रास्त जवाब दूँ। जी। मेरी नज़र में दुनिया, और आप भी जानते ही हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में शायद G20 का उस तरह रोल न रहे जो अब हमें नज़र आता है। G20 मुझे लग रहा है, मैं मुमकिन है कि गलत हूँ, लेकिन 5-10 ईयर्स डाउन द रोड आप देखेंगे कि G20 वुड बिकम इर्रेलेवेंट। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म इस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। अभी तक इसका सेक्रेटेरिएट भी हम नहीं बना सके। तो इस वजह से इसकी जो वो अहमियत नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एससीओ वगैरह की, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका प्रॉपर एक सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर्स है, हमें मालूम है किस तरह बात आगे बढ़ती है। तो ये, जहाँ तक कॉरिडोर्स की बात है, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, इसलिए अभी तक कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी नहीं बनी। और ये एक लिहाज से ऑप्टिक्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब सब्सटेंस में आएंगे, जब कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाएगी, ये कितना इस पर खर्चा आएगा, कितने साल का ये प्रोजेक्ट है, फिर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन फॉर कनेक्टिविटी। हमने तो हमेशा यही कहा है कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये देखना है कि आया फ्यूचर में ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो रशिया से लेकर इंडिया आना है, उसका क्या होगा, आया उस पर एम्फेसिस रहेगा, और या कि इसको सेपरेटली परस्यू करेंगे। तो बहुत से अभी इफ्स एंड बट्स हैं। तो आई वुड नॉट लाइक टू जंप द गन एट दिस पॉइंट इन टाइम। मुमकिन है कि ये आगे ना चल सके, मुमकिन है कि ये चल जाए, आई वुड नॉट नो, क्योंकि अभी तक हमने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कोई नहीं देखी। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी तो ये एक इब्तदाई शक्ल में है। आगे आने वाले वक़्त में देखेंगे कि क्या होता है। बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना और उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट साइन होना ही मैं समझता हूँ कि एक इनिशियल स्टेज के अंदर ही देयर इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट। कुछ तो उसमें बात है। जहाँ तक एग्रीमेंट्स की आपने बात की, तो हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान 8 एग्रीमेंट साइन हुए हैं और 2 डज़न के करीब एमओयूज़ सऊदी लेड कंपनीज और इंडियन कंपनीज के दरमियान साइन हुए हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर आएगी। इसे आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, जहाँ तक सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात की बात है, हम हमेशा यही कहते हैं कि दो तरफ़ा ताल्लुकात हर मुल्क के अपने अपने हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के लिए ख़तरा ना बने। जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, हमारे पाकिस्तान और सऊदी अरब के हमेशा से बहुत ही बरादराना ताल्लुकात रहे, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं। तो बहुत इसमें ही कोई इमोशनल गहरा ताल्लुक है। इमोशनल भी है, फिर एक रिलीजियस का भी है मामला, और जी। ट्रेडिशनली भी हम कुछ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी गारंटीज भी देते रहे हैं सऊदी अरब को माजी में। तो हम खुद भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है, जिसने आपने बिल्कुल बजा फरमाया। डिप्लोमेसी नाम ही इसी का है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात में, क्योंकि हमारे अपने ताल्लुकात भी बड़े सब्सटैंटिव हैं। वहाँ से उनके यहाँ हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम भी चाहते हैं कि जो मोहम्मद बिन सलमान का 2030 विजन है, उससे पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाए, इस पर भी बातचीत हो रही है। तो हमारे भी एक लिहाज से बहुत सी निगोशिएशंस चल रही हैं। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आ रही है। तो हम
आई मीन पाकिस्तान एक हवाले से हमारे जो ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल हैं, और इस वजह से मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि पाकिस्तान को ख़तरा होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान नीड्स टू डबल डाउन, स्टेप अप इट्स डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, ताकि जो है हमारी जो स्पेस है वो हमारी कम ना हो। एज एन आउटसाइडर मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि सऊदी और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो जज्बात का, मजहब का रिश्ता है, वेयर भारत के साथ सब्सटेंस का रिश्ता है। उसके अंदर जो है ऑन पेपर बहुत सारी डील्स साइन भी होती हैं और उनके ऊपर काम भी होता है, और बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान का। अभी हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही थी कि $25 बिलियन के करीब सऊदी लेड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। कुछ उसकी तफसीलात अगर आपके पास हो तो प्लीज शेयर करें, किन सेक्टर्स के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। पहले तो अब अभी देखिए, तक तो देखकर लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही ज्यादातर। जी हाँ, हमने एक स्ट्रेटेजिक बनाई है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें हमारा टारगेट यही है कि हम जो गल्फ कंट्रीज़ के साथ हैं उनके साथ ख़ास तौर पे ज़रूरी शोबे में, एग्रीकल्चर में और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में उनके साथ ताउन करें, और इस पे बहुत से पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं और टॉक्स चल रही हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पिछले 3-4 साल पहले रिफाइनरी एक बनाने का ऐलान किया था, जिसमें $10 बिलियन वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने का उनका इरादा है। तो ऑब्वियसली दीज आर बिग प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपने शुरू में कहा इन चीज़ों को इवॉल्व होते होते, शेप लेते थे टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमने एक मोमेंटम पकड़ लिया है, और अगर ये मोमेंटम को हमने सस्टेन किया तो आई एम पॉजिटिव कि न सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, पेट्रोलियम में, बल्कि फिशरीज़ में और दूसरे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान का और जीसीसी कंट्रीज़ के माबैन कोलैबोरेशन का। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह। और फिर दूसरा, आपके जिस तरह आपके देखिए तकरीबन 2.4 मिलियन इंडियंस सऊदी अरब में काम करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान से तकरीबन 2 मिलियन के लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो हमारी एक बड़ी ह्यूज प्रेजेंस है, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि किस तरह 2030 जो विजन है मोहम्मद बिन सलमान का, उससे किस तरह हमारी वर्क फोर्स वहाँ जाए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ताकि हमारी रेमिटेंसेस से हमारा बड़ा इन्हिसार है। हम चाहते हैं कि रेमिटेंसेस भी हमारी बढ़ें और साथ साथ एक्सपोर्ट्स को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है मल्टीपल फ्रंट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि थिंग्स वुड आई मीन वुड टेक सम शेप इन द इयर्स टू कम। जी, जी, बिल्कुल होपफुल होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होप के साथ-साथ वो किसी सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो स्टुपिडिटी लगती है। आपको क्या ऐसा लगता है कि सर कि कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेज़ होंगे पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बनानी है, क आपके सामने चैलेंज है पानी को लेके ही। वाटर नहीं, पानी स्कैर्सिटी एक इश्यू होगा आने वाले पानी समय में। हमारे स्केसिटी का है इशू, हुँ। लेकिन हमारे यहाँ हमने वाटर मैनेजमेंट करनी है, इसमें कतन कोई शक नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी को बहुत वेस्ट भी किया जाता है, तो वाटर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं नहीं समझता, हमारे यहाँ चूँकि बारिशें होती हैं, अगर आप बारिशों का देखें तो सारा पानी जो बारिशों का है वो चला जाता है समंदर में। तो ट्रू। हम किस तरह उसको प्रिजर्व करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हमें बड़े-बड़े रिजर्वॉयर्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं। तो पानी की कमी को हम हैंडल कर सकते हैं, अगर हमारा सही प्लान हमारे सामने मौजूद हो। अब ये केयर टेकर सेटअप है, उम्मीद है इंतखाबात होंगे और एक नई हुकूमत मैंडेट के साथ आएगी, तो वन होप्स के दे वुड बी एबल टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स व्हिच रियली मैटर टू पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन। तो मैं तो पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, उनको प्लग किया जाएगा। लेकिन आज से पहले पाकिस्तान में अब हमारे मोटरवेज का पूरे पाकिस्तान में जाल बिछ चुका है। तो हुँ, ये हुँ। एक बड़ी पॉजिटिव पाकिस्तान में चीज़ हुई। अब ये सी पैक की वजह से हमारा पूरा जो एक मेन लाइन है ट्रेन की, वो भी इंशाल्लाह उस पे भी काम हो रहा है। तो थिंग्स आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। द ओनली क्वेश्चन इज, मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब में, कि पॉलिटिकल एक लिहाज से स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ जाए, इलेक्शंस अगर होते हैं तो उसका सही रिजल्ट निकल आए, अगर नहीं होते तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा सेटअप मौजूद हो जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए।
अगर वो एक दफ़ा आ जाएगी तो इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि अब आ जाएगी, तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह जो इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी एक्टिविटीज़ पाके, क्योंकि वी आर स्ट्रैडल्ड, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, हमारी ज़रा लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है स्ट्रेटेजिकली, तो ये गॉड गिवन है और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। जी, केयर टेकर सेटअप के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 10 साल होने को है सीपैक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए और उस पर काम होते हुए। क्या वजह है कि अब तक जो गेम चेंजर जितना बड़ा बताया जा रहा था सीपैक को, उसने वैसे अभी तक नताइज नहीं दिए हैं? नताइज आए हैं, ऐसी कतन बात नहीं है, ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर में तो नताइज आए हैं। हुँ, इसके हुँ। देखिए 4 प्लैन्स थे सी पैक के, एक तो गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट का, उसके बाद फिर जो है एनर्जी सेक्टर में, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। गवादर पोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी अब किसी न किसी हद तक ऑपरेशनल हमें लगती है कि हो रही है। इसी तरह जो कॉरिडोर्स बनने थे, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था, उसे भी काम हो रहा है। जो सिर्फ काम नहीं हुआ, एनर्जी सेक्टर में बहुत से प्लांट्स लगे हैं नए, जिसकी वजह से हमारा तकरीबन इस वक्त जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की वो 40,000 मेगावाट से ज़्यादा है। वो कि हमारी कंजम्पशन जो है रिक्वायरमेंट वो तकरीबन आप कह लें 26 से 27 मेगावाट है, 1000 मेगावाट। तो अब जो सिर्फ मेरा ख्याल है जो हमें कम लगता है वो प्रॉब्लम वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, जी। जहाँ पे अभी सही मानों में काम नहीं हुआ, और उसकी वजूहात आप जानते हैं। 2014 से लेकर काफ़ी पाकिस्तान में एक लिहाज से पॉलिटिकल एक टर्मोइल रहा, धरने होते रहे। उस वक्त 2014 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी पाकिस्तान नहीं आ सके बिकॉज ऑफ दोज धरनाज। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एक बेयकीनी की जो सूरत हाल थी उसने कहीं ना कहीं ज़रूर नेगेटिवली उस पर असर किया है सी पैक के। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉलिटिकल यकीन जो है प्रिडिक्टेबिलिटी हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएगी, तो फिर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जी, बहुत ज़रूरी है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स का बनना पाकिस्तान में सीपैक की कामयाबी के लिए। महज़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। आई गेस ये बात मैं आपसे करना चाह रहा था मगर खुद ही आपने इसकी वज़ाहत कर दी। केयर टेकर सेटअप के रहते मुल्क में ना ही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है। दुनिया कैसे देखती है जब एक मुल्क के अंदर महीनों तक केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप हो और इलेक्शंस के ऊपर एज सच कोई डेट ना हो? ये तो आपकी इकोनॉमी को हर्ट करेगा। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे, और इस पे मैं बड़ा बार-बार कह भी चुका हूँ कि आई एम नॉट रियली इन फेवर ऑफ दिस केयर टेकर सेटअप जो बिज़नेस है। ये हुँ, आई थिंक कि ये एबरेशन है, दुनिया में कहीं भी नहीं होती। लेकिन बहरहाल हमारे पॉलिटिशियंस ने, उस वक़्त की क़यादतों ने ये फ़ैसला किया, क्योंकि इलेक्शंस की हमारे यहाँ तारीख़ रही है, रिगिंग होती रही, तो उन्होंने कहा कि जी केयर टेकर सेटअप ही इलेक्शंस करवाए। उसकी अपने बहुत सी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से निकले। मिसाल के तौर पर अब केपी और पंजाब में जब सूबाई असम्बलियों को तहलील किया गया, तो फिर क्वेश्चन रेज हुए कि जी अब यहाँ पे 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाएं, लेकिन साथ ये सवाल पैदा हुआ कि जी वहाँ तो अगर अब इलेक्शन में आप करवा देंगे तो कौमी असम्बली के जब इलेक्शन होंगे तो वहाँ तो केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, तो फिर किस तरह वहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो इसमें बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में अगली जो भी हुकूमत आती है, पार्लियामेंट बनती है, इस केयर टेकर सेटअप से जान छुड़ाए। इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हुई हैं और आप आगे भी होने का इम्कान है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा मजबूत करें, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं इलेक्शंस के लिए और उसके मुताबिक सारे काम हों, जिस तरह बाकी दुनिया में होता है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं, बांग्लादेश में किसी ज़माने में था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं और जो है इस वक्त ये इस किस्म की अरेंजमेंट मौजूद है। आपके यहाँ अलबत्ता अब मुझे थोड़ा सा, मैं उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली देख रहा हूँ, इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जो कि हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद है। मौजूद तो है, मैं, बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ तो हम उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आप उसमें आना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे बात किस लिए तरह आगे मोदी बढ़ती साहब की एक बात से मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ, हालाँकि उनकी बहुत सारी बातों से मेरा इख्तिलाफ़ भी है। वो ये कि इंडिया जो है मुसलसल एक इलेक्शन मोड में रहता है
और हमारे स्टेट के बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इलेक्शन के अंदर ज़ाया होते हैं कि हर साल 5 से 6 सूबाई असेंबली में इलेक्शंस हो रहे हैं और सारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है एक स्टेट की वो भी अपनी पूरी जान लगा रही है वहाँ पे, और ये बेहतर है एक ही साथ हो जाए तो 5 साल तक लोगों को कोई स्टेबिलिटी तो मिले कि जी वो इलेक्शंस हाँ, में एक सेट पीरियड हो कि जी ये 4 से 5 महीने अब आपने इलेक्शंस में जाना है, उसकी तैयारियां करनी है, बाकी 4.5 साल हम फोकस कर सकें कि मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। लेकिन वही इशू, पाकिस्तान वाला इशू आपकी तरफ भी फिर आ सकता है ना एक लिहाज से। अगर लेट्स से कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, वहां पे नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो फिर किस तरह आप उससे डील करेंगे? ट्रू। क्योंकि देखिए ना, हर असेंबली इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड्स में हैं, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट दोनों साइड्स में है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरी जाती राय में ये बेहतर है कि हर स्टेट मतलब केयर टेकर सेटअप कम अज कम ना हो, बाकी फिर चीजें शायद आसानी से हैंडल की जा सकती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी ये समझता हूँ कि एज़ एन इन्वेस्टर अगर कोई पाकिस्तान में आना चाहे और वो ये देखता है कि गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, कोई मुल्क में स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं है, पैसा लगाऊँ या ना लगाऊँ, मईशत पे बड़ा उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ऑब्वियसली आगे दुनिया दुनिया आपके लिए रुकती नहीं है, दुनिया तो चलती रहती है ना। जी, तो जी। जब आपके यहाँ केयर टेकर सेटअप हो तो आपके लिए एक लिहाज से आपके मुल्क में वो निज़ाम उस तरह नहीं चल रहा होता जिस तरह चलना चाहिए। जी, जी। एक बहस मैं देखना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक़्त हो कि जी जो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स बन रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आप कैसे देखते हैं, कहाँ है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 10 मेंबर रीजनल हमारा सेंट्रल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान, टर्की, हम उसके मेंबर भी हैं। वो एक एक इनिशिएटिव है। फिर ऑब्वियसली हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया की तरह हम भी मेंबर हैं। हमारे लिए मैं समझता हूँ, और चूंकि सार्क अब बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुकी है, उसकी हम बात नहीं करते। उसकी वजूहात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उस पर हमें जाना चाहिए। अब मेरा ख्याल यही है कि हमें अब थोड़ा-सा अपने एक तो अपने वेस्ट की तरफ तवज्जो देनी है, और हमें बायलैटरली फ़ोकस करना है। जैसे मिसाल के तौर पर जिस तरह ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, इन्वेस्टमेंट काउंसिल, जो कि एसएफआईसी एसआईएफसी। एसआईएफसी, जो कि हुँ। गल्फ कंट्रीज पे फोकस कर रही है। तो हमें इन इनिशिएटिव्स पे अब जाना है, रादर देन कि हमें ये शौक पैदा हो कि हम G20 के मेंबर बने या बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके मेंबर बने। हमें फोकस करना है बायलैटरल रिलेशंस में, कोशिशें करनी है। जैसा मिसाल के तौर पर पिछले दिनों उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक प्रपोजल पेश की, रेल लिंक बिटवीन उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। हमारे लिए ये इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर हमारे आजकल भी तकरीबन 18 से 20 कार्गो कंटेनर्स रशिया में हर रोज़ पहुंचते हैं। तो हमारे लिए ये इनिशिएटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ, वेस्टर्न साइड पे। फिर ईस्टर्न साइड पे चूंकि हमारे प्रॉब्लम्स हैं भारत के साथ, सार्क उस तरह एक्टिव नहीं हो सकती, तो हमें फोकस यही करना चाहिए कि अपने जो अपना फोकस है वो बायलैटरल रखें ममालिक के साथ, और कोशिश करिए कि जो सी पैक है उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ, उसमें मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ निकालें दूसरे ममालिक के लिए, ख़ास तौर पे टर्की, ईरान, सऊदी अरब, वो उसमें शामिल हों। और किसी तरह से अफ़गानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आती है तो हमारे लिए तो फिर बहुत सी राहें खुल जाएँगी। तो मैं तो इस तरह ही देखता हूँ कि हमारी डिप्लोमेसी का फ़ोकस जो होना चाहिए, वो दो तरफ़ा बायलैटरल रिलेशंस में होना चाहिए, और वेस्टर्न साइड पे हमारा फ़ोकस ज़्यादा होना चाहिए। जो ये लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम सही तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करें। डिप्लोमेसी में तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने घोड़ों को हर डायरेक्शन के अंदर दौड़ाया जाए, सबसे ताल्लुकात अच्छे बनाए जाएँ। ये पाकिस्तान की जो पुरानी पॉलिसी है कि जी हमें जीसीसी कंट्रीज़ की तरफ देखना है, हमें चाइना की तरफ देखना है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जी20 का भी पाकिस्तान को मेंबर होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 8 करोड़ का टर्की जी20 का मेंबर हो सकता है, तो 25 करोड़ के मुल्क की आबादी वाला पाकिस्तान भी जी20 का मेंबर बनना चाहिए। नहीं, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, अगर ये G20 रेलेवेंट रही इन इन द ईयर्स टू कम, तो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने अगर ग्रो किया जो उसे करना चाहिए, तो कोई बईद नहीं है कि हम भी मेंबर हो जाएं। लेकिन इस वक्त हम हो नहीं सकते, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, जी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची जहां पे उस हम उस डायरेक्शन की तरफ तो जा सकते हैं। नहीं, उस तरफ जा मसलन रहे हैं हम।
एज एन जब जब मैं देखता हूं बांग्लादेश को एज एन ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे, शेख हसीना वाजिद जब दिल्ली में होती हैं, तो एज समवन हु इज अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखने वाले शख्स के तौर पे मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है कि जब मैं पाकिस्तान की वहां नुमाइंदगी नहीं देखता हूं। नहीं, आप जानते हैं सहारन, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन क्वेश्चन वही है कि पाकिस्तान जो इंडिया के ताल्लुकात हैं उसमें बहुत इश्यूज हैं, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल कि दो ममालिक वी आर इन अ पोजीशन टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। वो एक गैप है, अभी तक हमारे यहाँ रहेगा। इसी वजह से आप देखिए ना, इंडिया भी सार्क पे फोकस नहीं कर रहा। उसने भी पाकिस्तान को एक लिहाज से रेलिवेंट करने की कोशिश की सार्क के अंदर, और उसका भी फोकस जो है सब रीजनल ग्रुप्स में है, लाइक BBIN है या बिम्स्टेक है, उस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे है। घोड़े तो हम हर तरह दौड़ा सकते हैं, लेकिन घोड़े ये बेकाबू ना हो जाएं, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है डिप्लोमेसी में। और वो कोई किसी मकसद के तहत घोड़े दौड़ाने चाहिए, ये ना हो कि वो वाइल्ड घोड़े हों और बस जंगल में घूमते फिरते रहें और कोई नतीजा ना निकले। डिप्लोमेसी में हमेशा यू नीड टू डिटर्मिन योर डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन आपको पता हो तो फिर यू कैन ऑलवेज गिव एंड टेक, मेक कंप्रोमाइजेज। और यही डिप्लोमेसी का मेरे ख्याल में आर्ट भी है। और हमें ये कतई नहीं कह रहा कि हम कोशिश ना करें इस तरफ, लेकिन हमारा एम्फेसिस चूंकि हमें मालूम है कि हमने क्या, हमारे रिजल्ट क्या निकलेंगे इस तरफ, तो हमें थोड़ा बहुत एंथुजियाज्म जो है वो थोड़ा इस तरफ कर लेना चाहिए फोकस फिलहाल। और हमें अपने घर के अंदर भी देखना चाहिए, जो हमारे मसाइल हैं उनको भी हल करना चाहिए, जो हर मुल्क को करने चाहिए बाय जी द जी। वे। तो ये एक बुनियादी चीज़ है, वरना वी वुड लाइक टू हैव वेरी गुड रिलेशन विद श्रीलंका, हमारे हैं भी ऑलरेडी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि बायलैटरली आप फोकस करें, तमाम दुनिया में फोकस करें, रादर देन परसुइंग और चेजिंग वाइल्ड गूस चेज में ना हम फंस जाएं कि G20 के मेंबर नहीं है तो नहीं है, बहुत से 180 ममालिक या 170 ममालिक नहीं है। हेमंड्स आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर पाकिस्तान। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इतना कुछ बुरा नहीं होगा अगर आप G20 के मेंबर नहीं भी बनते हैं, लेकिन अच्छा हो सकता है अगर आप जितने भी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स हैं, उनका हिस्सा बने तो उन मुल्कों के साथ एंगेज करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की मैं विज़िट देख रहा था कुछ दिन पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान खान से लेके शहबाज शरीफ तक। सो अपार्ट फ्रॉम कि जो चले जी यूएन के जो एनुअल समिट होता है उसके साइडलाइंस पे अमेरिका चले गए वो, या सऊदी अरेबिया चले गए, कुछ और मुस्लिम ममालिक के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ने कहीं भी यूरोप के किसी मेजर कंट्री में कोई टूर नहीं किया है। ना ही दुनिया भर के जितने भी कोई हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। क्या वजह है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो रहा है धीरे-धीरे? नहीं, नॉट एट ऑल सारिन, मैं तो समझता हूँ कि पिछले दौर में काफ़ी विजिट्स हुए हैं, बल्कि हमारे जो फॉर्मर वज़ीर आज़म हैं वो तो ऑफिशियल विजिट पे गए थे यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बड़ी ज़बरदस्त उनकी व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बहुत घूमे यूएन हैं। साइडलाइंस पे मुलाकात हुई है नहीं ज्यादातर। अमेरिका चलें, नहीं, यूएस एक बहुत बड़ा यूएस एक ऑफिस, यूके पार्टनर है। गए, मैं यूके बात गए हैं, जी, जी। मैं यूके बात गए कर हैं। रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कि यूरोप के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, उसके बाद कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। क्या वजह है कि हम इन मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेज़िडेंट्स को पाकिस्तान में नहीं देखते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को भी वहाँ नहीं देखते हैं? मुझे कोई एक बड़ी विज़िट बताएँ, स्टेट विज़िट जो पाकिस्तान के अभी पिछले कुछ सालों में होस्ट की हो। देखिए, हमने ओआईसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउंसिल ऑफ ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स का ओआईसी का हमने मैं हमने जी, ओआईसी आप का दो आपने कहा दफा, आप जी, दो जी, दफा आपने कहा हमने बायलैटरल एंगेजमेंट्स हमें करनी है, तो बायलैटरल 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 आपकी स्टेट विज़िट्स बताएँ। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान आए थे स्टेट विजिट पे। 7 साल हो गए वो सर उसको बहुत, तो। नहीं नहीं, अभी अभी रिसेंटली आए थे, अपने पिछले दिनों, अपने पिछले सालों में। और उसके बाद जो है और भी बहुत से, मुझे अभी इस वक्त ऑफ हैंड 2015 में याद नहीं नहीं। आए थे? 2015 या 2015 में, जी हाँ। हाँ तो जी, तो 8 साल हो उसको, गए हैं जी। हाँ, तो उस मतलब ये बुनियादी, फिर कोविड का ज़माना आ गया, आप जानते हैं, पेंडेमिक आ गया, इसीलिए बहुत सी मीटिंग्स वर्चुअल भी हुई। बल्कि एससीओ की जो 15 एंड मीटिंग, 2020 के दरमियान अपार्ट फ्रॉम शी जिनपिंग। हाँ, उसके अलावा फिर पेंडेमिक बीच में कोविड-19 आ गया। बल्कि आपको याद होगा कि जो एससीओ की मीटिंग इंडिया चेयर कर रहा था वो भी वर्चुअली हो सकी, उसमें भी लोग नहीं आए। तो ये मैं, और फिर दूसरी जो वजह हमारे यहाँ आप जानते ही हैं, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल एक टर्मोइल सी सिचुएशन तो रही है।
और वो भी एक बुनियादी वजह है। और कोई मुल्क अगर एक पॉलिटिकली टर्मोइल में होता है तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली भी हर्ट होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो हमें ज़रा लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना है, और मैं वही बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें अपने घर में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सॉल्व करना है। हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, अगर हम थोड़ा सा अपनी जो पॉलिटिकल अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इसको ठीक कर लें तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और सिक्योरिटी के मामलात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सिक्योरिटी मामलात की बहुत से डायमेंशंस हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, और वो ऑब्वियसली कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को अनस्टेबल भी रखना चाहते हैं, सी पैक की भी मुखालिफत करते हैं, चीन पाकिस्तान के दरमियान भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं, और लेट्स लेट्स सेट द बेटर। इसमें कोई शक नहीं है। भारत और जीसीसी कंट्रीज के दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है कि वो साइन करेंगे बहुत जल्द, और सऊदी अरेबिया इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। जैसे ही सऊदी अरेबिया की तरफ से हरी झंडी मिलती है उसके बाद में ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का कोई एग्रीमेंट, नाउ दैट कि आप रिलाय कर रहे हैं जीसीसी कंट्रीज के साथ में कि वहां से सारी आपको इन्वेस्टमेंट्स आनी है, उससे पहले कुछ एग्रीमेंट्स इस तरह के साइन हो जाते तो बड़ी पाकिस्तान को हेल्प होती? कोई नहीं, उम्मीद हमारे नजर आती है? हमारे यहाँ भी ये टॉक्स हो रही हैं पाकिस्तान और जीसीसी कंट्रीज के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, हम्म। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे। और लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमारे एक ख़ास ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ और बाकी ममालिक के साथ। अगर हम बायलैटरली भी फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकाल लेंगे। हमें वेट नहीं करना चाहिए ये एफटीए वगैरह का, हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उस पर फोकस ना करें, उस पर भी फोकस करें, लेकिन उसका वेट ना करें। आपके लिए अभी भी बायलैटरली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि निकल सकती हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारी हुकूमत इस पर गौर कर रही है और आने वाले सालों में मस्बत नताइज निकलेंगे। कितने कंसर्न्ड हैं आप पाकिस्तान के मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके? सड़कों पर जब एहतजाज कर रहे हैं लोग आके बाहर, अभी ताजिरों ने एक प्रोटेस्ट किया, जमात इस्लामी ने कॉल दी थी, और फिर हम देख रहे हैं लोग बिजली के बिल भी आके जला रहे हैं। 5,000 रुपए कमाने वाला शख्स जो है, किसी के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसका भी 10-12 हज़ार रुपए का बिल आया है। हाउ कंसर्न्ड आर यू? सब कंसर्न हैं, इस हमारे केयर टेकर वज़ीर आज़म ने भी कहा, वो भी कंसर्न हैं, हम सब कंसर्न हैं, क्योंकि ये माजी की मिसमैनेजमेंट है। जो आईपीपीज़ के साथ हमने एग्रीमेंट्स किए वो बिल्कुल वन साइडेड थे। मिसाल के तौर पर आपके व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि अगर वो 100 मेगावाट 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनसे अगर ले रही है 40 मेगावाट, लेकिन वो पेमेंट 100 की करनी पड़ेगी। तो कैपेसिटी पे जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं वो सारे, मैं समझता हूँ कि दे वर सफ्यूज्ड विद और रिप्लीट विद एबरेशंस और एनॉमलीज। उसका हम खमियाजा आज भुगत रहे हैं। कुछ 94 के एग्रीमेंट्स हैं जो अब होपफुली 23 या 24 अगले साल तक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमने मजीद एग्रीमेंट्स भी किए 2015 ऑनवर्ड्स, उसमें भी इसी किस्म की प्रोविजंस रखी गई। तो ये हमने मिसमैनेज किया है बुनियादी तौर पर। सारा जी, सारा बोझ गरीब आवाम के ऊपर ही क्यों? वापडा के जो एम्प्लॉइज हैं, 3 करोड़ यूनिट बिजली सालाना उनको फ्री दी जाती है, उनसे कोई पैसे वसूलने की बात क्यों नहीं करता? हर हर वो शख्स जो कि केपेबल है, जिसके पास में सलाहियत है कि वो अपने टैक्सेस को भी अदा करे, बिजली के बिल भी अदा चाहें तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ बात क्यों नहीं कर रही? ये करना चाहिए। मैं अभी इन्होंने सिलसिला तो शुरू किया है, क्रैक डाउन भी शुरू किया है, क्योंकि इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये फ्री बिजली वाला मामला है, दूसरा फिर लाइन लॉसेस वाला इशू भी है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। फिर थेफ्ट है, पिल्फरेज भी बहुत होती है, कुंडे लगे होते हैं, जी, ये जी, जी। सिस्टम भी है। तो ये सारे सिस्टम को ठीक करना, एनर्जी सेक्टर में इश्यूज तो पाकिस्तान में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हुकूमत ने, इवन केयर टेकर सेटअप है, लेकिन इन्होंने एक दिखाया है स्ट्रॉन्ग विल टू मूव अगेंस्ट दोज हु आर डूइंग ऑल दीज इलीगल थिंग्स। तो लेट्स होप कि जब तक इनके पास वक्त है ये कुछ ना कुछ डिलीवर कर लेंगे इस एरिया में। वेल, केयर टेकर गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा काम वो इलेक्शंस करवाने का है, वो उस पर बात नहीं करते, बाकी हर मौजू पर बात करते हैं। नहीं, इलेक्शन इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, इस गवर्नमेंट का लेकिन नहीं है। फिर भी इनका ये
एक सिर्फ ये कहें कि इन द मिडल ये एक थोड़ा-सा अपना टाइम जो है पूरा करने के लिए आए हैं। मुल्क के असली जो मसाइल हैं, वो तो जो गवर्नमेंट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ही हल करने होंगे। उनके पास मैंडेट है, इनके पास क्या मैंडेट है? नहीं, इनके पास देखिए, इनके पास इलेक्शन डेट देने का मैंडेट नहीं है। अब हमारे यहाँ एक लीगल बहस चल रही है कि आया ये प्रेसिडेंट का सवाबदीद है, उनका प्रेरोगेटिव है, इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि असेंबलियों को डिसॉल्व किया गया था। अगर डिसॉल्व ना करते तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने थे। उस सूरत में इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव बनता है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व की जाती है तो फिर वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना जरूरी होता है, और उसकी तारीख फिर प्रेसिडेंट देते हैं। अभी ये बहस चल रही है, लेट्स सी क्या होता है क्योंकि और हुकूमत का केयर टेकर सेटअप का सिर्फ काम ये है कि जो भी इलेक्शन कमीशन उनसे डिमांड करे कि हमें इतनी जी आप सिक्योरिटी फोर्सेस दीजिए, यहाँ पे इतने हमें इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स दीजिए, वो उनको मुहैया करे, फैसिलिटेट करे, लेकिन इलेक्शन करवाना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि थोड़े-से G20 समिट से हटके हैं। मैंने आपका इंटरव्यू देखा जावेद जब्बार साहब के साथ, जिसमें जावेद जब्बार साहब ने फरमाया कि जी इस्लाम तो मज़हब ही सेक्युलर है। तो मैं ये सोच के थोड़ा-सा हैरान था कि इसके ऊपर अगर मैं उनसे कहूँ कि थोड़ी वज़ाहत करें कि कैसे कोई रिलिजन कोई कैसे सेक्युलर हो सकता है? सेक्युलरिज़्म की जो डेफ़िनेशन है वो तो बड़ी क्लियर है, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ रिलिजन एंड स्टेट। तो आज अगर कोई इंडिया को कहे जी कि इंडिया हिंदू राष्ट्र अगर हम उसको बनाना उसको चाहते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, तो उन पर ऐतराज़ ही यही होता है कि जी इंडिया तो एक सेक्युलर मुल्क है, हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? तो ये तो तय हुआ कि रिलिजन कोई भी हो, वो सेक्युलर हो ही नहीं सकता। तो जावेद जब्बार साहब की इस बात से आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? अब जावेद जब्बार साहब ने जो मेरे शो में कहा उसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं कि उन्होंने उन्होंने तो किस नहीं तरह। दिया, आपने पूछा भी नहीं, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ, अगली अच्छा, दफ़ा हो सकता है आप उनसे मेरा पूछ लें। मेरा ख्याल है कि वो जिस पेराए में बात कर रहे थे कि इस्लाम इस हवाले से या इस हवाले से सेकुलर है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी एक लिहाज से फुल प्रोटेक्शन है। और कोई माइनॉरिटीज़ ये नहीं हो सकता कि, और हम खंदा पेशानी के साथ माइनॉरिटीज़ को कबूल करते हैं इन इट्स स्पिरिट। आया वो एक्चुअली होता है कि नहीं होता, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो फिर अलग एक मामला है। लेकिन इस्लाम की जो स्पिरिट है वो सेकुलर है इन द सेंस के वो तमाम माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलता है। माइनॉरिटीज़ के भी अपने हकूक़ हैं, उन पे अगर मिसाल के तौर पर उनके पूजा करने के हकूक़ हैं, उनकी इबादत गाहों को आप नहीं छेड़ सकते, उन ये सब चीज़ें जो हैं एक सेकुलर उस कॉन्टेक्स्ट में शायद वो कह रहे थे। लेकिन ये भी सहारन एक बड़ी अजीब सी बात है कि सेकुलरिज्म इटसेल्फ हैज बिकम अ रिलीजन। और अगर आप देखिए दुनिया भर में, खास तौर पे वेस्ट में, तो सेकुलर पे इतने वो एक लिहाज से एक हार्डन पोजीशन हो गई है सेकुलरिज्म के कि वो किसी रिलीजन को आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो सेकुलरिज्म इन इट्स ओन राइट हैज बिकम अ रिलीजन इन माय व्यू नहीं, इन द ऐसा तो वेस्ट। नहीं है। मसलन इन द वेस्ट। जी मैं हाँ। आपको बता देता हूँ। देखिए जी, दुनिया जो है, वो माइनॉरिटी राइट्स और ये सब, ये फ़िज़ूल की बातें हैं। आज की दुनिया में इक्वल राइट्स की बात होती है, ना कि माइनॉरिटी राइट्स की। मैं न्यूज़ीलैंड में रहता हूँ, एक हिंदू घर में पैदा हुआ, भारत से आया हूँ। मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अरविंद बिलॉन्ग्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप। इक्वल राइट्स की बात होती है। आज देखें, ब्रिटेन के अंदर भी एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, मेयर रहा है लंदन का मुसलमान, मैंने वहां भी कोई माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं सुनी। ये तो कि जी आप जब हुकूक देने वाले हो जाते हैं तो फिर तो आप बड़े हो जाते हैं और नहीं सामने वाला छोटा हो जाता है। नहीं देने, देखिए आप भी सेकुलर स्टेट है ना, आप भी सेकुलर स्टेट हैं। हम्म। आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है जो आप क्लेम करते हैं, लेकिन आपके यहाँ भी माइनॉरिटीज तो कहलाती है ना, मुस्लिम नहीं अकलियत है, कहलाती दलित हैं। है, मैं इंडिया नहीं चले कहलाती हैं। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। माइनॉरिटी हाँ, कमीशन है, सब कुछ है। मैं कुछ। मानता हूँ इस बात को। मगर हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि हम माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन और उनको राइट्स देना और ये वो, कि आप जब राइट देने वाले हो जाते हैं तो उसका मतलब आप बड़े हो जाते हैं नहीं और वो छोटे हो देखिए, जाते हैं। नहीं ये बात नहीं है। देखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस होती हैं जो कि सिक्योरिटी देती हैं, तमाम शहरियों को बराबर के हकूक देती है। बाकी कुछ एरियाज सेगमेंट्स ऐसे होते हैं माशरे के जो बैकवर्ड होते हैं, जिससे आपके यहाँ भी है, उनके लिए आप एफर्मेटिव एक्शन क्रिएट करते हैं ठीक है। ताकि उनको भी एक सतह पे लेकर आए, तो उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। बात मिसाल के तौर पर साउथ एशिया में ये एक पेरिनियल प्रॉब्लम है
माइनॉरिटीज़ के हवाले से। आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, बांग्लादेश में भी है। एक लिहाज से बहुत से वाक़यात ऐसे हो जाते हैं बदकिस्मती के साथ, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। क्योंकि जी हमारे यहाँ तो चलें फिर भी थोड़ा बहुत एक लिहाज से माइनॉरिटी बहुत कम है। 97-98% हमारे यहाँ मुसलमान लोग रहते हैं। हमारे यहाँ उस तरह इश्यूज़ फिर भी नहीं हैं, अगर गवर्नमेंट लेवल पे कम से कम नहीं है। पर्सनल लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो ज़्यादा सीरियस इशू है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके यहाँ 200 मिलियन के करीब आके मुसलमान रहते हैं, फिर दलित्स हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो जो मानीपुर मिसाल के तौर पर कुकी ट्राइब्स के साथ हो रहा है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि उनको एक लिहाज से सेकुलर गवर्नमेंट भी अगर हो तो प्रोटेक्शन देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है जी, इस मामले कम्युनल कम्युनल राइट्स जो हैं वो तो बर्मिंघम के अंदर भी हुए हैं। में। दुनिया वो का रहते हैं कोई ऐसा मुल्क नहीं है आप शायद जहाँ पे कहीं न कहीं कोई न कोई तसादम ना हो। मेरा सिर्फ कहना ये है कि रिलिजन जो अपने आप में एक अलग चीज़ है, वो कभी सेक्युलर हो नहीं सकता। आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब के मद्दाह रहे हैं। मैंने उनको भी बड़ा इस पे सुना है। वो तो कहते हैं कि एक तो है ये खुदा से बगावत, कि आप खुदा से ये कहें कि जी आप हमारी मस्जिद से दूर रहें और हम कभी-कभार आके और आपको सजदा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आपके दूसरे मेहमान सैयद ज़ायद हामिद साहब ने आपके प्रोग्राम में जब बात आपने शुरू की बादशाह खान के हवाले से, तो लेट मी कोट हिम व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा जी कि बादशाह खान तो सेक्युलरिज़्म की बात करते हैं, वो तो कम्युनिस्ट हैं, लादीन हैं। तो मुझे लगा कि फिर ये है वो इंटरप्रिटेशन जो कि पाकिस्तान में एक पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है। तो फिर मुझे लगा कि ज़ायद हामिद साहब सेक्युलरिज्म को लादीनियत कह रहे हैं, जावेद जब्बार साहब कह रहे हैं कि जी इस्लाम सेक्युलर है। आप चूंकि होस्ट थे दोनों प्रोग्राम्स के, तो मैं हैरान था कि मैं जाऊं तो किस तरफ जाऊं। नहीं नहीं, आप मेरी तरफ रहिए। देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि वी आर दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। और हमारे यहाँ जो भी कवानीन बनेंगे, जो भी मामलात होंगे, वो कुरान और सुन्नत के हवाले से होंगे। तो वी आर प्राउड टू बी एन इस्लामिक स्टेट। हमें इसमें कोई अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब्बार साहब ने जब ये बात की तो मेरे ख्याल में उनके जहन में ये होगा कि ये हमारे यहाँ चूंकि एक आज़ादी है हर किस्म की, हर कोई अपने रिलीजन को फ्रीली कर सकता है उसको, तो इस वजह से शायद उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। लेकिन कोई भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बनाया जाए, रिलीजन को बीच में से निकाल दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अक्सरियत पाकिस्तानियों की इससे इत्तेफाक नहीं करती। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को, जो हमारे इस्लामी जो खतूत हैं, अपनी रियासत को उस तरह बनाएं जो खुलफाए राशिदीन के ज़माने में एक पूरा निज़ाम था। वो चलिए वो कबायली ज़माने थे, अब उसमें ऑब्वियसली बहुत सी तब्दीलियाँ हमें करनी पड़ेंगी। उसको हम उस तरह तो यहाँ पे नाफिज नहीं कर सकते। आजकल मॉडर्न ज़माना है, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि हम अपने यहाँ इक्वालिटी पैदा करें, जस्टिस पैदा करें। और ये बुनियादी तौर पे चीज़ें हैं इस्लाम की। देखिए, इस्लाम अगर पढ़ें आप तो, और अब पुरानी तारीख का मुताला करें, तो इस्लाम इज़ एन ओपन रिलीजन। इसमें तमाम चीज़ों को की गुंजाइश है, एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलें। और जी कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि अगर हम अपने आप को, जो मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल आई एग्री करता हूँ उस इंटरप्रिटेशन से कि इस्लाम को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही होना चाहिए। जी, आपकी मर्ज़ी है, जैसा चाहें वैसे बनाएँ। मेरा तो ये कंसर्न है ही नहीं। अगर चंद्रयान 3 फ़ेल हो जाता, तो ज़ायद हामिद साहब हमें रुसवा कर देते तो कोई बात भी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि चाँद पर पहुँचने के बाद भी ज़ायद हामिद साहब ने हमें रुसवा कर दिया है जनाब? अब मैं क्या कह सकता हूँ, उनका ख़्याल है कि ये हुँ। सारा ढकोसला है, और कोई कामयाबी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये बातें तो चलती रहती हैं। मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ? अब नहीं, और क्या करें हम? अगर आप पहुँच गए तो फिर आपको कोई ख़दशा नहीं होना चाहिए रुसवाई का। हमें कोई खदशा नहीं है। इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि जी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आपके हवाले से मैं थोड़ी-सी गुफ्तगू कर लूँ कि नासा का जो एलआरओ ऑर्बिटर स्पेस एयरक्राफ्ट है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही 1 हफ्ते पहले तकरीबन फ़ोटोज़ जारी की हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की।
और उसी के ही एक स्पोक्स पर्सन हैं बिल नेल्सन, एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के। उन्होंने इसरो को कांग्रेचुलेट किया है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी किया है। व्हाट वुड इट टेक टू कन्विंस अ मैन लाइक जायद हामिद? No, why you guys are so much concerned about him? Government of Pakistan did congratulate the Indian government on this achievement. तो हुकूमत पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली फॉर्मली आपको मुबारकबाद दी है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका ओपिनियन मैटर करता है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा जी कि भारत में उनके चाहने वाले लाखों हैं। आप इंटरव्यू कर रहे थे जायद हामिद साहब का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जी। वो ये भी कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं, गज़वाए हिंद लड़ने के लिए बनाया है। पाकिस्तान को अब एक जंग की ज़रूरत है। एक ऐसे वक़्त में भी बासित साहब, जब पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, एक ऐसे वक़्त में जब अवाम की चीखें निकली हुई हैं, पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफ़ियत है, एक शख्स टेलीविज़न चैनल पे बैठ के कहता है कि हमें जंग की ज़रूरत है। आई देखिए फील सो सैड। देखिए मेरी देखिए आँखों में उस वक़्त आँसू आ गए। उस बात पे, चंद्रयान 3 की बात पे तो मुझे हँसी आई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना, मुझे जंग की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि देखिए काश कभी उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूँगा कि हालात देखें कौम के। मैंने आज तक कभी ज़ाहिद हामिद साहब को पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, यहाँ के अवाम के लिए कोई अच्छी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कभी नहीं देखा। जंगो-जदल की बातें करते हुए सुना है, बर्बादी, खून-खराबे, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हुए सुना है। आप तो माशाअल्लाह एक सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, दुनिया भर के अंदर आपने ट्रैवल किया है। जब हम देखते हैं ज़ाहिद हामिद साहब को इस तरह की बात करते हुए, यकीन माने पाकिस्तान के गरीब अवाम जो हैं, इस पूरे खित्ते के गरीब अवाम, भले ही वो पाकिस्तान से हों या भारत से हों, मुझे तो उनके बारे में, मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों की आवाज़ हूँ। मैं अपने आप को दिल से ये मानता हूँ कि मैं जो भी प्रोग्राम करूँ, कैमरे के सामने बैठ के जब कभी भी बात करूँ, तो इस बात का ख़्याल हमेशा रखूँ कि मेरी किसी बात से उन लोगों का जो कि लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए हैं, उनका कोई नुकसान ना हो जाए। और एक इंसान टेलीविज़न चैनल पर बैठ के पाकिस्तान को जंग की तरफ धकेलने की बात करता है। देखिए, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। मेरा मशवरा तो आपको ये होगा कि आप उनको अपने प्रोग्राम में लेकर उन्हीं से पूछ लीजिए। जो भी आपके एतराज़ात हैं, जो ये भी आप मीटिंग तो उनसे बात आप ही करवा सकते हैं जी। चलिए मैं करवा दूँगा, आप फ़िक्र ना करें, आप बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा। वो आप रिक्वेस्ट मानते हैं कि नहीं मानते, वो तो उन पे मुनहसिर है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप उनको अपने शो में ले लें और वो आपके तमाम जितने भी आपके एतराज़ात हैं, सवालात हैं, मेरे ख़्याल में वो आपको सही जवाब दे देंगे, एटलीस्ट अपने नुक्ता नज़र से जो भी मुनासिब समझते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक़्त क्या पाकिस्तान को जंग की ज़रूरत है? देखिए, जंग की तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमें जंग की ज़रूरत है। किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको है, ना हमको है। और हम कोशिश यही करते हैं कि तमाम मामलात पीसफुली रिज़ॉल्व हो जाएँ। हमारी कोशिश यही है और रही है हमेशा से, आगे भी हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश करेगा और बालाकोट जैसे इवेंट करने की कोशिश करेगा, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें एस्केलेट भी हो सकती हैं, चीज़ें कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसलिए उन ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे टेंशन मज़ीद बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ एक लिहाज से एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि अगले साल भारत में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। बल्कि अभी मैं देख रहा था, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के, उनकी एक वीडियो क्लिप आई है, किस तरह गोधरा और गुजरात में जो मैसेकर हुआ उसको किस तरह फॉल्स फ्लैग किया गया। आपके ही गुजरात के फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फॉर्मर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेल, इन चीज़ों से पॉलिटिकल इज्तनाब राइवलरी के करना चलते लोग बहुत कुछ कहते हैं। मैं इतना इज्तनाब कह सकता इज्तनाब हूँ करना कि चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो 2019 में हुआ, आप किसी हिंदुस्तानी से बात करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि जी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ, जिसकी जड़ें पाकिस्तान से थीं। हमने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने फिर एक कार्रवाई की। ठीक है, वो एस्केलेट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन आपकी बात से एक तासुर ये भी मिलता है कि भारत जानबूझकर हमारे ऊपर एक के बाद एक जंगें मुसल्लत कर रहा है, इसलिए ये जंग भी होकर ही रहेगी, ऐसा देख है नहीं।
देखिए, मैं बहैसियत साबिक़ सफ़ारतकार के साथ ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए थे, और एक उसमें था 2006 में दोनों ममालिक ने एग्री किया था एंटी टेररिज्म जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म पे। मैं चूँकि उस वक़्त भारत ही में था जब पठानकोट का वाक़या हुआ या उड़ी का वाक़या हुआ, तो हमने फ़ौरी तौर पे भारत से ख़ास तौर पे हमने कहा कि जी आइए उस मैकेनिज़्म को इन्वोक करते हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इसी तरह पुलवामा का वाक़या हुआ तब भी हमने यही कहा, लेकिन भारत की तरफ से हमें कभी कोई मस्बत जवाब इस मामले में नहीं मिला। तो आप इसलिए समझते हैं कि खदशात बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, डिसट्रस्ट है दोनों मुल्कों के डेफ़िनेटली, दरमियान। डेफ़िनेटली है, बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, और जब तक ये फ़िल नहीं होता, जब तक ये किसी तौर नहीं बढ़ता, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कभी भी अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात बाहमी एतमाद की बुनियाद पे बिल्ड होते हैं। आप अच्छे ताल्लुकात जो है कमज़ोर बुनियादों पे बिल्ड नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि जितने हमारे एतमाद के जो अगर रिश्ते बहाल हमने करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हम रिज़ॉल्व करें, ताकि हम ये ना हो कि हम एक कदम आगे लें, फिर 2 कदम पीछे चले जाएँ, जिस तरह माज़ी में होता रहा है। जी। तो अब हम एक मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ आगे चलें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एज़ एन आउटसाइडर जब मैं ये देखता हूँ, यही मिसट्रस्ट मुझे पाकिस्तान के अंदर भी दिखाई देता है, आपके सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर भी। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान की जब बात इंटरनली हो, तो वहाँ भी एक मिसट्रस्ट है बहुत बड़ा, बात एक्सटर्नल की हो, वहाँ भी एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है। आपको ये नहीं लगता कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर भी है? नहीं, मैं तो देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो उससे कभी इनकार नहीं कर सकता। हर मुल्क के अपने-अपने प्रॉब्लम्स हैं, कौन-सा मुल्क है जो लेकिन प्रॉब्लम्स के जी, जी, बगैर है? इतना इंटरनल जितना मिसट्रस्ट शायद पाकिस्तान में है, फौजी और सिविल नहीं। क़यादत के बीच में, उतना शायद आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलता। नहीं, हमने वो सिस्टम्स इवॉल्व नहीं किए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखिए ना, हम भी अगर अथॉरिटेरियन रिजीम बन जाएँ, मिसाल के तौर पर इस वक़्त अफ्रीका में हो रहा है, निजेर में जो हुआ, सूडान में जो कुछ हो रहा है, माली में जो हो रहा है, बुर्किना फासो में जो हो रहा है, बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएँगी। लेकिन पाकिस्तान एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिकली हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उस तरह डेवलप नहीं हुए जो होने चाहिए थे। उसकी क्या बहुत सी वजह है, क्यों वजूहात हैं। नहीं हो पाए? बहुत सी वजूहात हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खुद सीरियस नहीं रहीं। सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को जब स्ट्रेंथन करने का वक़्त आया, वो नहीं उन्होंने किया। जिन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए था, वो नहीं किया। करप्शन भी रैम्पेंट रही ब ब बुनियादी कुछ तौर लोग पे। ये कहेंगे बहुत कि सी उनको पनपने ही नहीं दिया गया। ये भी एक व्यू पॉइंट है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आप देखें ना 2008 से ऑनवर्ड्स 2000 आज तक 2023 तक देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमतों में थी ना। लेकिन इनको किसी चाहिए भी था प्राइम कि मिनिस्टर ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। वो जैसा भी है, तो जो भी है, उन्हें आप अपना टर्म पूरा करने दें एंड लेट देम गो इंटो द नहीं, इलेक्शंस, लेट द पीपल डिसाइड। देखिए देखिए अगर पॉलिटिकल ये पॉलिटिशियंस का तो ख़ास ख़ास एक ख़ास आप कह लीजिए कि उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं कि जी वी आर इन पावर, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। जो ही पावर से निकलते हैं तो फिर वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हम पावर नहीं, हमें तो कोई इख्तियार ही नहीं था। अगर बाबा आपको इख्तियार नहीं था तो आप उसी वक़्त रिज़ाइन करके घर चले जाएँ, फिर आप हुकूमत में क्यों बैठते हैं? पर्क्स एंड प्रिविलेज सारे आप एन्जॉय करते हैं, और जब आप हुकूमत में नहीं होते तो आप कहते हैं कि इख्तियार तो किसी और के पास था। यही वो बुनियादी चीज़ें जो हमें ठीक करनी है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी एक लिहाज से मौरूसियत की सियासत आ गई है, जिस तरह आपके यहाँ भी कांग्रेस में एक हवाले से है। मेरी अगर ज़ाती राय पूछें तो मैं चाहूँगा कि इंट्रा पार्टी सही मानों में इलेक्शंस हों, फैमिली पॉलिटिक्स ख़त्म हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंस्टीट्यूशंस बने रादर देन इंडिविजुअल बेस्ड पार्टीज़ बने। जब तक ये सारी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन होना इनफ नहीं है। डेमोक्रेसी एक पूरा कॉन्सेप्ट है। जब तक वो तमाम चीज़ें इन प्लेस नहीं होती, उस वक़्त तक डेमोक्रेसी का आगे चलना ठीक महाल हो जाता है मेरे ख्याल में। तो जी, ये एक बाकी जो लॉन्ग स्टेट टर्म इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके दरमियान भी एक मिसट्रस्ट देखते हैं। फिर चाहे आपकी जुडिशरी हो, आपके यहाँ पे फ़ौज हो, उसके बाद में सिविल का तो जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं, उनके तो है ही। ऐसा लग रहा है कि हर एक इदारा जो है, अपने आप में ही आइसोलेशन में काम कर रहा है, वो सारे मिलकर काम नहीं कर रहे। यही इश्यूज़ हैं। मैं आपको बिल्कुल आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ तो हैं, और
क्या मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या इंतखाबात के बाद हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी? मैं तो वरीड हूँ इस बारे में। अगर सो एम आई। इंतखाबात होते हैं, क्या उसके नतीजे में कोई पार्टी पूरा मैंडेट लेकर आती है या फिर हंग पार्लियामेंट होती है, फिर कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो बहुत से इश्यूज़ हैं जो एज़ ए पाकिस्तानी में हमारे ज़हनों में आते हैं। लेकिन उम्मीद ही की जा सकती है कि एक प्रोसेस अब चल रहा है, तो ये चलता रहे, तो इसमें से कुछ खैर की इंशाल्लाह नताइज निकलेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, डेमोक्रेसी का जो कोई अगर मुतबादल है तो वो मोर डेमोक्रेसी है। ये एक सेल्फ करेक्टिव मेजर है जो अपने आप को खुद ब खुद वक्त के साथ में दुरुस्त करता रहता है। कौम को इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है, हर कोई साथ में लेके चले। इट वुड बी एक्सट्रीमली सैड टू सी पाकिस्तान डिसइंटीग्रेटिंग द वे इट इज राइट नाउ इकोनॉमिकली। मैं बात कर रहा हूं नहीं, कि लोग सड़कों पे आ जाएं। पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग, नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इकोनॉमिक इसका मैं करूँगा। डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है इस वक्त, वो भी मैं तो ये वो भी ठीक चाहता हो हूं कि जाएगा। मालिक कायनात पाकिस्तान को भाग लगाए। शायद हिंदुस्तान आमीन, से ये आमीन, बात और आमीन। कोई नहीं कहेगा जितनी मैं तो बार बार कहता हूं, बबांगे दोहल ये बात कहता हूं साहब। तो बस चलिए, आप अल्लाह एक ताला आपको मैसेज खुश जो रखे। जाए पाकिस्तान के अंदर, टीवी पे बैठ के कोई भी मैसेज दे तो उसको सुन के ये कहे कि हाँ भाई, मुझे एक उम्मीद नजर आती है। जब कोई ये कहता है ना कि जी पाकिस्तान को तो बस एक जंग की जरूरत है, यकीन माने दिल टूट जाता है उस वक्त। और उस इंसान के लिए बहुत तकलीफ होती है कि जब जो कि जिसके लिए आज 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जाहिद हामिद साहब का ये कहना कि पहले वो टॉयलेट्स बना लें इंडिया के अंदर, मुझे बड़ी पिंच हुई बात। अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पे बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। टॉयलेट्स की कमी है साहब, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है। बट लेट मी अश्योर यू सर, वी आर वेरी मच प्राउड इन बिल्डिंग टॉयलेट। बड़ा गर्व होता है हमें, बड़ी खुशी होती है जब टॉयलेट भी हम बिल्ड करते हैं। उसमें भी कोई शर्माने वाली या कोई हमें जो है इस बात के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बस ये कहें कि अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में टॉयलेट्स पे गुफ्तगू हो रही है। मैं नहीं जानता कि आपने ये एक क्लिप है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का, जाहिद हामिद साहब को या फिर किसी को भी, अकेले जाहिद हामिद साहब नहीं, हसन निसार साहब भी ये कह रहे थे कि जी भारत को मुबारकबाद देता हूं चंद्रयान 3 की। अब मोदी साहब से गुजारिश है कि वो कोई टॉयलेट भी बना लें, लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट है कि सब सुन लें जरा एक दफा कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्या कहा। हम यूरोप जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ देखते हैं सफाई, उनकी कोई गंदगी नहीं। स्विट्ज़रलैंड में जाएं, कोई नज़र ही नहीं आती गंदगी। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल गया, हमारे हालात थे उनके भी। तो यानी कि ये सब डूएबल है। शायद हसन निसार साहब हों या जाहिद हामिद साहब, उन्होंने ये क्लिप देखी नहीं है। बहरहाल जो भी हो बासित साहब, मेरी तो गुड विशेस हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। मैं पीस का ख्वाहिशमंद हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि फिर से कह देता हूं कि जी पाकिस्तान को मालिक कायनात भाग लगाए, पाकिस्तान तरक्की करे, वहां के लोगों के घरों में खुशियां आए, पाकिस्तान के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, अपने तमाम हमसाय ममालिक के साथ हमारे भी बीच में ट्रेड हो, हमारे भी बीच में लोगों का आना जाना हो। मैं तो इसी एक नेक ख्वाहिश के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी, कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर फिर से गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा थैंक हाफ़िज़ यू जी। वेरी मच साहब, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।